बात है करौली जिले की। कैला देवी के मंदिर से पति पत्नी दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में बदमाश पति पत्नी को गोली मार देते हैं। गोली लगने से पति और पत्नी की कार में ही मृत्यु हो जाती है। दोनों रात भर कार में पड़े रहते हैं। रास्ता सुनसान था, कोई चीख पुकार सुनने वाला नहीं था। सारी रात बीत जाती है। अगले दिन बुधवार को सुबह तकरीबन 7 बजे का समय होता है। कुछ गांव वाले जा रहे थे। गांव वालों को रास्ते पर एक कार दिखाई देती है। जब ग्रामीण कार के पास जाकर देखते हैं तो अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं। दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। गांव वाले कार का दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि दोनों शव लहूलुहान पड़े थे। गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। गांव वाले घटना की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। कार की तलाशी ली जाती है तो कार से दोनों की आईडी कार्ड मिलते हैं। आईडी कार्ड को देखने के बाद पुलिस को पता चलता है कि दोनों उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के किरावली के रहने वाले थे और दोनों की पहचान विकास सन ऑफ जितेंद्र और दीक्षा डॉटर ऑफ सियाराम के रूप में होती है। पुलिस दोनों के शव को करौली हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां पर शवों को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। दोनों की शादी तकरीबन 9 महीने पहले हुई थी। डीएसपी अनुज शुभम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि सुबह तकरीबन 7 बजे भोजपुरी के पास उनको एक कार में एक महिला और पुरुष के लहूलुहान हालत में मरे पड़े होने की खबर मिली थी। मासलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस वालों को घटनास्थल पर गोलियों के कारतूस भी मिलते हैं और पुलिस वाले बताते हैं कि दोनों आपस में पति पत्नी थे। डीएसपी अनुज शुभम पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताते हैं कि विकास को 2 गोलियां लगी थी, जबकि उसकी पत्नी दीक्षा को 1 गोली लगी थी। पुलिस के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिपोर्टर आए होते हैं वो इस न्यूज़ को न्यूज़ चैनल पर डालते हैं और देखते ही देखते सारे प्रदेश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। कैला देवी मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और मंदिर तक जाने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, पुलिस वाले उन सब के फुटेज मंगवाते हैं और घटना की बारीकी से जांच करनी शुरू कर देते हैं। उधर विकास के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो बताते हैं कि विकास और उसकी बहू दीक्षा मंगलवार दोपहर 1 बजे के करीब कैला देवी मंदिर के लिए निकले थे और इस दौरान शाम को तकरीबन 4 बजे दीक्षा ने अपने ससुर विकास के पिता से बात भी की थी। विकास के पिता ने उसका हालचाल पूछा तो दीक्षा ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है और दीक्षा ने कहा था कि वो मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और वो वापस लौट रहे हैं। ये उनका अपने बेटे और बहू से फ़ोन पर हुआ अंतिम कांटेक्ट था। इसके बाद पिता को अपने बेटे और बहू से बात करने का मौका नहीं मिल पाता, बल्कि अगले दिन बेटे और बहू की हत्या होने की खबर मिलती है। मामला काफ़ी हैरत अंगेज़ था, क्योंकि विकास अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। वो ज़्यादा यार दोस्त नहीं बनाता था और ना ही उसको कहीं घूमने फिरने का शौक़ था और ना ही उसकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी थी, इसलिए किसी के ऊपर भी शक नहीं किया जा सकता था। पुलिस वाले विकास के पिता से पूछते हैं क्या उनको किसी पर शक है, उनकी नज़र में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लगता हो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता था। तो विकास के पिता कहते हैं कि विकास बड़े ही नरम स्वभाव का आदमी था, उसकी किसी से कोई भी रंजिश नहीं थी। अब मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस वाले जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की जांच करते हैं तो उनको एक बात बड़ी ही अजीब लगती है कि मरने वाले लोगों के साथ एक युवक और भी था। उसकी फ़ोटो जब पुलिस वाले आसपास के लोगों को दिखाते हैं तो उस युवक की पहचान चमन खान के रूप में होती है। अब बड़ी अजीब बात थी कि अगर चमन खान उनके साथ था तो फिर उनकी हत्या होने के बाद चमन खान ने इस घटना की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। क्यों पुलिस को इस घटना की जानकारी गांव वालों से मिलती है और हत्या के बाद चमन खान कहां पर गायब हो गया था। कहीं चमन खान ही हत्यारा तो नहीं था। पुलिस वाले इस एंगल पर भी जांच करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले 4 टीमें बनाते हैं और करौली, धौलपुर, आगरा और कई दूसरी जगह पर रेड करते हैं। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक किया जाता है।
आखिरकार चमन खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चमन खान से जब पूछताछ की जाती है तो वो हत्या के बारे में जो जानकारी पुलिस को देता है वो यकीनन अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली थी। ऐसा पहले कभी ना तो हुआ था और ना ही सुना गया था। हत्यारा वो था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विकास और दीक्षा को इतनी दर्दनाक मौत देने वाला उनका कोई अपना ही था, और वो अपना भी ऐसा जिस पर किसी का शक नहीं जा सकता था। और अगर कोई कहता भी कि इस इंसान ने विकास और दीक्षा को मारा है तो उस पर भी यकीन करना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि विकास और दीक्षा की हत्या के मामले में जिसका नाम चमन बताता है वो कोई और नहीं बल्कि विकास की अपनी माँ थी। जी हाँ दोस्तों, इस हत्याकांड में जो वजह निकल कर सामने आती है वो भी हैरानीजनक थी। एक माँ अपने बेटे की हत्या इतनी निर्मम तरीके से कैसे करवा सकती थी, वो भी उस बेटे को उसने मारा जिसको कि उसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा था। जब चमन से इस बारे में और बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो वो बताता है कि विकास और दीक्षा की हत्या उसकी माँ ललिता ने करवाई थी। विकास की माँ ललिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ललिता का भाई रामबरन भी उसके साथ इस हत्याकांड में शामिल था। अब तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। विकास की माँ ललिता, ललिता का भाई रामबरन और रामबरन के यहाँ पर काम करने वाला नौकर चमन खान, इन तीनों से जब पूछताछ की जाती है तो कत्ल की वजह जो निकल कर सामने आती है वो थे अवैध संबंध। दरअसल विकास और दीक्षा के अलग अलग लोगों से अवैध संबंध थे। विकास ने बाहर कोई गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी और दीक्षा का भी बाहर किसी के साथ चक्कर था, और दोनों बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के इस बेशर्मी वाले काम को अंजाम दे रहे थे और मज़े से अवैध संबंधों में लिप्त थे। माँ बार बार अपने बेटे को इस बात से रोकती थी, लेकिन विकास अपनी माँ की बात नहीं मानता था। अब ललिता को लगने लगता है कि अगर विकास की हरकतें ऐसी ही रही तो समाज में वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। दूसरा, बहू दीक्षा भी गांव के ही एक आदमी के साथ रंगरलियां मनाती थी और दोनों को कई बार रंगे हाथों पकड़ा भी गया था और उनको कई बार समझाया गया था, लेकिन हर बार विकास और दीक्षा यही कहते कि वो आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो इसी तरह के कामों में लगे रहते। लेकिन बेटे और बहू के हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ललिता मन ही मन खतरनाक प्लान बना चुकी थी। इसके लिए उसने अपने भाई को अपने साथ मिलाया और भाई ने अपने पास काम करने वाले नौकर चमन खान को अपने साथ मिलाया। अब तीनों की योजना ये बनती है कि चमन खान इन दोनों को कैला देवी मंदिर लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रास्ता काफ़ी सुनसान होता है। इसलिए सुनसान रास्ते में चमन खान गाड़ी को रोककर इन दोनों को ठिकाने लगा देगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए ललिता अपने बेटे विकास के लिए एक सेकंड हैंड कार खरीदती है। विकास को कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए विकास के लिए एक ड्राइवर रखा जाता है जो कि विकास को कार चलाना सिखा रहा था। विकास को अब थोड़ी बहुत कार चलाना जो है वो आ जाती है, लेकिन वो अब खुलकर अभी भी वो गाड़ी नहीं चला पाता था, इसलिए उसको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी। चमन खान ड्राइवर बनकर विकास के पास आता है। चमन खान बेटे और बहू को कैला देवी मंदिर घुमाने के लिए बोलता है। सारी योजना पहले से तैयार थी। जिस जगह पर इनका कत्ल किया जाना था उस जगह को सुनिश्चित किया जा चुका था, हथियारों का इंतज़ाम कर लिया गया था और प्लानिंग के तहत चमन खान विकास और दीक्षा को गाड़ी में बिठाकर कैला देवी मंदिर की तरफ ले जाता है। कैला देवी से दर्शन करके लौटते समय रात के तकरीबन 11:30 बजे के करीब भोजपुर गांव के पास एक सुनसान जगह पर चमन खान और राजबरन दोनों दीक्षा और विकास पर एक साथ तमंचे से फायरिंग कर देते हैं। दोनों को गोलियां लगती हैं और दोनों की तत्काल ही मौत हो जाती है। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए चमन तो विकास के साथ पहले ही गया हुआ था। वही विकास की कार चला रहा था, लेकिन रामबरन पीछे से दूसरी कार से आ रहा था और दोनों जैसे ही इस घटना को अंजाम देते हैं उसके बाद रामबरन की गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। रास्ता सुनसान था, आसपास कोई नहीं था, इसलिए ना तो किसी ने गोलियों की आवाज़ सुनी
और ना ही कोई उनको बचाने के लिए आता है। खून ज़्यादा बह जाने के कारण दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है और अगले दिन बुधवार को जैसे ही ग्रामीणों की नज़र कार में पड़े हुए 2 लोगों पर पड़ती है तो वो पुलिस को सूचना देते हैं और इस तरह से घटना की जानकारी पुलिस को होने पर पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा केस था जिसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना गया था कि एक माँ ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए अपने ही बेटे और बहू की हत्या करवा दी हो। अगर ललिता को अपने बेटे और बहू से इतनी ही नफरत थी तो वो उनको अलग कर देती या पंचायत बिठाकर उनको समझा सकती थी। अगर नहीं समझते तो वो उनको उनका हिस्सा देकर घर से बाहर कर देती। अगर हिस्सा भी नहीं देना चाहती थी तो वो प्रॉपर्टी से बेदखल करके उनको घर से बाहर निकाल देती। लेकिन उसने अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए जो किया वो सरासर गलत था। ललिता, उसके भाई और उनके नौकर को अब सज़ा ज़रूर मिलेगी। पुलिस वाले इनको गिरफ़्तार कर लेते हैं और न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया जाता है, जहां पर कि इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस वाले इनका रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद इनको सख्त से सख्त सज़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।